उसने सीढ़ी चढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has become the first in India to link its forest ecosystem with the green GDP? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरे कौन सा स्टेट है भारत का जो पहला बन गया है जिसने क्या किया है, ग्रीन जीडीपी को फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ लिंक किया है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये चीज की गई है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको ना समझाना चाहूंगी। देखो, ये एक लैंड है, छत्तीसगढ़ का ही कोई लैंड है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ काम स्टार्ट कर दिया, कोई फैक्ट्री मैंने बनाई, और छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या मिलेगा? अगर मैंने किसी को जॉब पे रखना होगा, मैं थोड़ी ना दूसरे स्टेट वालों को दूंगी, वो तो मुझे कॉस्टली पड़ेंगे। तो मैं छत्तीसगढ़ के ही लोगों को क्या करूंगी, एज अ लेबरर रखूंगी, उनको क्या करूंगी, एम्प्लॉयमेंट दूंगी। अब मतलब कि इनको फायदा हो रहा है 200 रुपए का, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे हमने फैक्ट्री खोल दी, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये जो एरिया है आपका फॉरेस्ट वाला एरिया, इन्वायरमेंट जो है आपका, इसी फैक्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। कितना खराब हो रहा है, वहां पे 500 रुपए का लॉस हो जा रहा है, 500 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि मैंने तो एक तरह से रेवेन्यू जनरेट किया, 200 रुपए, एक एक इंसान को 200 रुपए दे रही थी, या 200 रुपए की जीडीपी मैंने बढ़ाई वहां पे, लेकिन वही मैंने 500 रुपए का नुकसान कर दिया एनवायरमेंट को खराब करके। मतलब कि उल्टा पे क्या हो गया आपका, डी ग्रोथ हुई, 300 -300, तो 300 उल्टा नीचे चला गया, ठीक है। तो वही बात बोली है, छत्तीसगढ़ ने बोला कि ठीक है आप काम करिए, लेकिन इस तरीके से करिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसमें गड़बड़ ना हो। मतलब कि सस्टेनेबली करना है, ग्रीन जीडीपी की तरफ बात करो। ग्रीन जीडीपी का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, माइनस में नहीं लेके जा रहे हो, उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, ऐसी चीजों का यूज कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं हो रहा है। ग्रीन वर्ड हम इसीलिए यूज करते हैं जहां पे कार्बन एमिशन नहीं होता है, जहां पे आपकी टॉक्सिक गैसेज या ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती हैं, तो वो होता है आपका ग्रीन वर्ड, तब यूज करते हैं हम लोग। तो इन्होंने बोला कि हम अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इन्होंने ग्रीन जीडीपी के साथ लिंक किया है, और ये भारत का पहला स्टेट बन गया ऐसा करने वाला। कौन? छत्तीसगढ़। The moves aim to highlight the direct link between significant environmental contributions of forests like clean air, water conservation, biodiversity and the state economic progress. आप करिए अपना काम जो करना है, लेकिन इस तरीके से करिए, इतने सस्टेनेबल तरीके से करिए कि हमारी हवा भी शुद्ध रहे, हमारे वाटर भी वहां पे पॉल्यूशन ना हो, बायोडाइवर्सिटी को भी कोई खतरा ना हो, और देश की, हमारी स्टेट की भी क्या हो सके, इकोनॉमी बढ़ सके। व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? वैसे मैंने आपको समझा दिया है। ग्रीन जीडीपी इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट एम्स टू मेजर द ट्रू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री व्हाइल कंसीडरिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप काम ऐसे करिए कि आपकी इकोनॉमी वाकई में ही क्या हो, वहां पे ग्रोथ हो, उसमें जीडीपी बढ़े, ना कि आप एक तरफ से तो आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, वहां पे बूस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, आप ऐसा नुकसान कर ले रहे हो कि आपका इन्वायरमेंट खराब हो जा रहा हो, आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन में जा रहे हो। तो ट्रू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी, ना कि इस तरीके की फॉल्स होनी चाहिए। इट्स कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फ्रॉम अ कंट्रीज ट्रेडिशनल जीडीपी। तो उस तरीके से, जैसे ऊपर हमने 500 और 200 का एग्जांपल लिया, उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उस तरीके से आपको पता लगेगा कि रियल जीडीपी क्या हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे जो भी काम कर रही हूँ, जो भी मेरी इंडस्ट्री है, मैं लोगों को रेवेन्यू भी जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। 300 रुपए की ग्रोथ हो रही है उनकी जीडीपी में, छत्तीसगढ़ की। और वहीं पे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का क्या हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट हमारा नीट एंड क्लीन रह रहा है, क्योंकि मैं ऐसी गैसेज ही नहीं प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो वहां पे कितना हुआ, ये हुई आपकी फिर रियल, आपकी क्या हुई, जीडीपी हुई, ग्रीन जीडीपी हुई, ट्रू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुई। जो ऊपर थी वो ट्रू नहीं थी। It is also known as environmentally adjusted domestic product. Next question. According to the UDISC Plus report 2023-24, what is the trend in the total enrollment of students compared to the previous year? जो UDIS Plus है, it means UDIS already था,
अब इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, तो उसको आगे लगा दिया प्लस। जैसे हम लगाते हैं ना, कोई भी स्कीम होती है, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3 या 1.0, 1.1 इस तरीके से। तो उडाइस ऑलरेडी थी, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अब जो रिपोर्ट आई है वो है उडाइस प्लस रिपोर्ट 23-24 की। तो आपके पास स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने बताना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि आपकी जो टोटल एनरोलमेंट है क्या वो इंक्रीज हुई है ओवर अ ग्रोथ 23-24 में। दूसरा बोल रहे हैं द टोटल एनरोलमेंट हैज रिमेन्ड द सेम। भाई जो आपकी एडमिशंस हो रही थी बच्चों की वो वैसी हैं, पहले अगर 100 बच्चों की हो रही थी तो अभी भी 100 बच्चों की हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि उसमें ना एक ओवर मतलब कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है कम, अगर 24 के अंदर 2024 के अंदर मान लो 50 करोड़ बच्चों ने एडमिशन ली थी, तो इस बारी क्या हुआ है आपका 48 पॉइंट समथिंग बच्चों ने क्या किया, एडमिशन ली है। मतलब कि वहां पे क्या हुई, ओवर अ करोड़ क्या वहां पे ड्रॉप देखने को मिला, नीचे की तरफ मिली देखने को, और यही है आपका राइट आंसर। द टोटल एनरोलमेंट हैज ड्रॉप्ड बाय ओवर अ करोड़ इन 2023-24। उडाइस की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लस। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, तो इसकी रिपोर्ट आई है। इट रिपोर्टेड अ डिक्लाइन इन स्टूडेंट एनरोलमेंट फॉर द एकेडमिक ईयर, जो भी 23-24 का रहा उसमें इन्होंने बोला डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर टोटल एनरोलमेंट की बात की जाए तो फेल टू 24.8 करोड़, अ ड्रॉप ऑफ ओवर 1 करोड़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल बोलते हैं, अगर पिछले लास्ट ईयर का आप देखोगे, लास्ट 4 ईयर का, तो आपके पास ना जो एनरोलमेंट थी बच्चों की एडमिशंस थी वो थी लगभग 26 करोड़ के आसपास। लेकिन अभी जो देखी गई उसमें एनरोलमेंट हुई है 24.8 करोड़ की। मतलब कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं आपके जिन्होंने क्या 1 करोड़ 20 लाख बच्चे इतने बता दिए इन्होंने कि जिन्होंने एडमिशन नहीं ली आगे। अगर बॉयज का काउंट देखा जाए तो वो 51.9% रहा एनरोलमेंट का, और लड़कियों का आज भी कम है। तो अभी भी जेंडर वो आया नहीं, आपकी इक्वालिटी आई नहीं रही है। तो गर्ल्स ने कितनी एडमिशन लिया, 48.1%। अगर बात की जाए कि आपकी जो 90% जो स्कूल्स हैं दे हैव बेसिक एमिनिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स, एडवांस फैसिलिटीज सच एज फंक्शनल डेस्कटॉप, इंटरनेट एक्सेस एंड रैम्स विद हैंड रेल्स रिमेन लिमिटेड। अगर 100% स्कूल है, 100% स्कूल में से सिर्फ 90% स्कूल है जहाँ पे थोड़ी बहुत फैसिलिटी है, वो भी बेसिक एमिनिटीज जैसे कि बिजली हो गया, जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट्स हो गए, मेल फीमेल के अलग हो गए, आपके एडवांस्ड फैसिलिटी होगी जैसे कि फंक्शनल डेस्कटॉप हो गए, इंटरनेट एक्सेस हो गया, आपके रैम्प्स वगैरह हो गए, वो बिल्कुल कम है। अब ये चीजें भी तो होनी चाहिए, रैम्प गिरे तो कितने ज्यादा बच्चे गिरेंगे। ओनली 57.2% ऑफ स्कूल्स हैव फंक्शनल कंप्यूटर्स। और सिर्फ सोचो आप 100% में से सिर्फ 57.2% स्कूल्स हैं जिनके पास फंक्शनल कंप्यूटर है, बाकियों के पास है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग एआई की बात कर रहे हैं कि मोदी जी बोले एआई में साथ दो, एआई में साथ दो, जिसमें इंडिया 72 रैंक पे है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे सिर्फ यही रीजन है जी हम इतने पीछे हैं, है ही नहीं, स्कूलों में फंक्शनल कंप्यूटर्स ही नहीं है। तो हम कैसे उन बच्चों के साथ फाइट करेंगे जहाँ पे एआई बहुत एडवांस है, जहाँ पे कंप्यूटर्स के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। ठीक है। और 53.9% है जिनके पास सिर्फ इंटरनेट है, सिर्फ 53% के पास। और 52.3% है दे आर इक्विप्ड विद रैम्स एंड अंडरस्कोरिंग सिग्निफिकेंट गैप्स इन एक्सेसिबिलिटी एंड टेक रेडीनेस। तो जहाँ पे रैम्प रूम्प लगाए हुए हैं, जैसे 2-3 मंजिला है तो उसमें रैम्प भी तो होने चाहिए लगे हुए, नहीं तो बच्चे गिर जाएंगे। बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बड़ी चीजें होती हैं, खेलते हैं तो गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विद सिंगल टीचर्स। अभी आपको आगे फैक्ट लर्निंग कि जो मध्य प्रदेश है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल है वहां पे, कि स्कूल इतने सारे और टीचर एक ही है वहां पे। तो आप सोच सकते हो क्या कंडीशन है। वेस्ट बंगाल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विद जीरो एनरोलमेंट। स्कूल्स हैं लेकिन बच्चे हैं नहीं, तो 3254 ऐसे हैं वहां पे। फॉलोड बाय राजस्थान, राजस्थान में भी 2167, तेलंगाना में 2097 है। UDICE Plus is one of the largest management information system initiated by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education। तो ये जो UDICE Plus है ये one of the largest management information system है। अब देखो क्या होता है ना, पहले आपकी हर एक चीज क्या होती थी, कागजी होती थी। अब इस वाली जो डाटा ये लिया गया है आपका पूरा, ये क्या किया गया है, जो भी स्कूल के प्रिंसिपल्स होंगे उनको बोला गया है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन क्या करिए, ऑनलाइन भरिए। और UDICE प्लस ने वहां से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ली और इस तरीके से उन्होंने काम किया और पूरा डाटा रिकॉर्ड करके आपको बता दिया कि कहाँ पे कैसी हालत है।
तो उडाइस था सिंपल, जिसमें आपका कागजी काम होता था, जिसमें कागज बनते थे, प्रिंसिपल बनाएंगे, आपको पता है स्कूल में कितना काम होता है ना। लेकिन उडाइस प्लस में अब सब कुछ ऑनलाइन की बात की गई कि आप अब जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे पूरा ऑनलाइन फिल करेंगे, कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी एनरोलमेंट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2027 एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC एशियन कप। 2027 का जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन हो रहा है, एशियन कप हो रहा है, उसको कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? वो कर रहा है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब आपका जो 2027 के अंदर आपका AFC एशियन कप होगा उसको होस्ट करेगा। AFC एशियन कप 2027, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन is the governing body of association football in Asia. The AFC Asian Cup 2027 will take place from January 7 to February 5. तो ये आपका 7 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में होगा। अभी होगा, ये दोबारा से उस टाइम न्यूज में आएगा, तो पूछ सकते हैं फिर भी आपसे ना। तो आपने ध्यान रखना है कि इसको होस्ट करेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब भी क्या करेगा, अपने 3 शहरों के अंदर होस्ट करेगा इसको। देखो, साउथ की अरबी रही याद, तो हमने ऐसे की थी, सऊदी अरब की कैपिटल याद है ना, साउथ की अरबी रही याद, अरबी जो हम सब्जी खाते हैं, तो साउथ की अरबी रही याद, तो रही याद से रियाद। एक तो खुद इसकी कैपिटल है सऊदी अरेबिया की रियाद, देन है आपकी जेदा, देन है अल खोबर। तो 3 जगह है जहां पे ये करेंगे। तो ये तीनों सिटीज भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा डीप डालेगा तो वो पूछेंगे आपसे। तो रियाद, जेदा एंड अल खोबर। बस वो रियाद लिख देंगे, जेदा लिख देंगे, एक कोई और लिख देंगे। तो आपको याद रखना है RJA, ठीक है। खोबर नाम का एक RJ है, खोबर नाम का एक RJ है, वो क्या करेंगे, वो होस्ट करेंगे एशियन कप को, जो कि 2027 में होगा। खोबर नाम का RJ है, R से रियाद, जे से जेदा, खोबर से अल खोबर। द किंगडम विल बी होस्टिंग एशिया's टॉप 24 नेशनल टीम्स। इसके अंदर जो 24 नेशनल टीम होंगी वो क्या करेंगी, एशिया की पार्टिसिपेट करेंगी। The AFC Asian Cup is a men's football championship that takes place every 4 years and it is a premier football tournament in Asia. और जो फर्स्ट AFC एशियन कप था वो कहाँ हुआ था आपका, वो हुआ था 1956 में साउथ कोरिया में, विद साउथ कोरिया विनिंग द इनॉग्रल टाइटल। और उसको जीता भी किसने था, आपके साउथ कोरिया ने ही जीता था, अपना स्टार्टिंग भी वहीं पे हुई थी और उन्होंने जीता था। 1956 में हुआ था फर्स्ट AFC एशियन कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, और आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये। हाउ इज ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस HMPV प्राइमरली ट्रांसमिटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि एक वायरस आ गया है, वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस, ये प्राइमरी ट्रांसमिट कैसे होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और ऑब्जेक्ट। अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी है और आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जहां पे ये वायरस है और आपने वो उसको टच कर लिया उस ऑब्जेक्ट को, तो वहां से आपको ये ट्रांसमिट हो जाएगा। अब भारत के अंदर HMPV का फर्स्ट केस कहां पे डिटेक्ट किया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो HMPV का फर्स्ट केस आपका कहां पे डिटेक्ट किया गया है, बेंगलुरु के अंदर। तो बेंगलुरु के अंदर इसको देखा गया है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करता है। कुछ इसके सिम्टम्स हैं, जैसे रनी और स्टफी नोज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन सोर थ्रोट, wheezing, fever, rash. An 8-month-old baby in Bengaluru has been detected with human metapneumovirus. तो जो बेंगलुरु के अंदर ये केस देखा भी गया है, तो ये देखा गया 8 महीने के बच्चे में। सोचो आप, छोटे बच्चे को इसने क्या किया हुआ है, उसके ऊपर इसने अपना इन्फेक्शन डाला हुआ है। तो 8 मंथ का ओल्ड बेबी है जिसको HMPV वायरस से डिटेक्ट किया गया है और बेंगलुरु के अंदर, और ये भारत का फर्स्ट केस है। कोई भी चीज फर्स्ट होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा। Delhi government has issued advisory for human metapneumovirus and other respiratory virus. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी आपके एडवाइजरी इशू कर दी है कि आप प्लीज थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, इस तरीके का वायरस आ गया है, और भी जो भी रेस्पिरेटरी वायरस है, क्योंकि वहां की तो वैसे भी आपको पता है एयर बहुत पॉल्यूटेड रहती है। As part of the recommendation, hospitals have been hospitals को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि आप जो इन्फ्लुएंजा लाइक अगर इलनेस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो प्लीज आप उसको IHIP पोर्टल के थ्रू मतलब देखिए, वहां पे केसेस वगैरह डालिए। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है
that causes mild infection similar to that caused by common cold. जो नॉर्मली हमको जनरली क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कॉमन कोल्ड होता है, तो वैसे वैसे ही ये भी एक तरह का माइल्ड इन्फेक्शन है, वायरस से होता है. इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय साइंटिस्ट इन 2001 which belongs to the pneumoviridae family, of which respiratory syncytial virus RSV, measles and mumps are also members. जनरली इसको सर्दियों में देखा जाता है या फिर अर्ली स्प्रिंग में, मतलब जब जनवरी खत्म होता है तो उसके बाद जब आपके थोड़े से मौसम चेंज होता है, स्प्रिंग वाला मतलब कि अभी वाला भी बोल सकते हो आप, तो इस मौसम में जनरली देखा जाता है. और सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था 2001 के अंदर, और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, न्यूमोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है. चिल्ड्रन द elderly and those with weakened immune system are more susceptible. ऑब्वियस सी बात है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा उनके ऊपर कोई भी वायरस जल्दी अटैक करता है. साइन एंड सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स कैन रिजेंबल दोज कॉज बाय अ कॉमन कोल्ड, जैसे कि कफ हो गया, रनी, ये सब कुछ हमने ऊपर देख लिया. रनी और ब्लॉक नोज, सोर थ्रोट, आपका फीवर, वीजिंग, है ना, आवाज सी जो आती है, आवाज सी आएगी इसमें, जब सांस लेते तो भी ऐसे वीज करेगा. द एस्टिमेटेड इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 6 days. तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका रहता है 3 से 6 दिन के अंदर आपको ये अपना सिम्टम दिखाना शुरू कर देगा. मोस्ट पीपल में इलनेस ये जा रहा है आपका विद इन फ्यू डेज विद रेस्ट एंड सपोर्टिव केयर. अगर अच्छे से वो रेस्ट कर रहे हैं और अच्छे से घर पे रेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर केयर कर रहे हैं, तो खत्म हो जा रहा है. इन अ फ्यू पीपल हाउएवर कॉम्प्लिकेशंस भी देखी जा रही है. आपके ब्रोंकाइटिस में न्यूमोनिया अराइज हो जा रहा है वहां पे, मतलब जो ब्रोंक्यूल है वो इन्फेक्ट हो जा रहे हैं. ट्रांसमिशन हमने सिंपल पढ़ा कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पे ये वायरस है और हमने उसको टच कर लिया या हम उनके कॉन्टेक्ट में आए तो ये हमें हो सकता है. ट्रीटमेंट अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए. वही है कि आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, प्रॉपर केयर कीजिए, बचिए इन चीज़ों से. तो वैक्सीन इसके लिए अभी तक कोई भी नहीं है और एंटीबायोटिक्स भी नहीं इसके लिए काम कर रही है, तो इसलिए हमें अवेयर रहने की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट का पार्ट है ये. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जोजिला टनल. न्यूज में रहती है बहुत जोजिला टनल आपकी. क्या ये एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है? हाँ जी, बिल्कुल एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है ये. क्या ये टनल आपकी 13.14 किलोमीटर लॉन्ग है? नहीं, ये गलत है, ये 14 पॉइंट समथिंग किलोमीटर लॉन्ग है आपकी. तो जोजिला टनल इज लॉन्गेस्ट रोड टनल इन एशिया. अब ये ध्यान रखना कौन सी टनल बोला, लॉन्गेस्ट तो है लेकिन कौन सी, रोड टनल इन एशिया. तो कुछ इस तरीके की ये बन रही है आपकी रोड टनल. अभी इसका काम चला हुआ है, काफी टाइम लग गया है क्योंकि जो वहाँ का थोड़ा इन्वायरमेंट है थोड़ा हार्श है, तो इसको मतलब काम करने में टाइम लग रहा है. अभी तक इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है. तो ये क्या करेगी, जो श्रीनगर और लेह वाला कुछ रीजन होता है जो क्या करता है आपका 6 महीने बिल्कुल बंद रहता था. बंद रहने की वजह से कनेक्टिविटी टूट जाती है और आपको पता है जो टेररिस्ट होते हैं वो इजिली उस टाइम पे क्या करते हैं, अपना काम आराम से कर लेते हैं. तो इसलिए इस टनल की कनेक्टिविटी को, ताकि लेह और श्रीनगर आप मतलब की कनेक्टिविटी बनी रहे साल भर, तो ये टनल बनाई जा रही है और ये एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल होगी. 14.2 किलोमीटर, याद रखना आपने, 14.2 किलोमीटर लंबी है ये. जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड है आपका JNK के अंदर. और अब जोजिला टनल का नाम क्यों दिया है, क्योंकि जोजिला पास जो है आपके हिमालयस के अंदर, तो उसी के नीचे इसको बनाया जा रहा है. द टनल विल प्रोवाइड ऑल ईयर कनेक्टिविटी. श्रीनगर वैली और लेह के बीच में ये पूरा साल क्या करेगी, कनेक्टिविटी बनाए रखेगी, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी. द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द जोजिला टनल वॉज 5 years ड्यू टू इट्स यूनिक टेरेन. तो यहाँ का जो आपका टोपोग्राफी बहुत हार्ड है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो ज्यादा टाइम लग रहा है इसको बनाने में. अभी कंस्ट्रक्शन चला ही है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये. और अप्रूवल इसको मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 2018 में, और मार्च 2018 में इसका काम भी शुरू हो गया था, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी न्यूज में था कि बोला जा रहा है कि शायद से 2028 तक होगा कंप्लीट. वैसे 25 तक बोला है लेकिन अभी हुआ नहीं है कंप्लीट. तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन वर्क वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन मई 2018. तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब वो स्टार्ट कर दिया था कि चलिए करिए, शुरुआत कर दी हुई थी 2018 में ही. India recaptured Zojila from Pakistani raiders under Operation Bison during 1947-1948. अब ये पता होना चाहिए आपको ऑपरेशन बाइसन. अगर अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, आपने ध्यान से सुनना है. देखो, हमने एक न्यूज पढ़ी थी, अगर आपको याद होगी, तो हमने एक ऑपरेशन पढ़ा था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, और एक ऑपरेशन हमने और पढ़ा था. मुझे आप बताओ वो दूसरा ऑपरेशन कौन था. एक तो मैंने आपको बता दिया स्माइलिंग बुद्धा. वो ऑपरेशन, ये भी मैं हिंट दे देती हूँ, वो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड थे. बताओ कौन कौन से ईयर में हुआ था. स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था और दूसरा कब हुआ था ऑपरेशन शक्ति. 1974 ठीक है, और 1998. बिल्कुल ठीक है.
ठीक है, तो ये याद रखने हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड थे जो हमने पोखरण के अंदर टेस्टिंग की थी। और ऑपरेशन जो वाइसन है, ये क्या था आपका, जो जोजिला पास था, ये पाकिस्तानी जो रेडर्स थे ना, उन्होंने इसको क्या कर लिया था, कब्जा लिया था, जब आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर चला था 1947 से 48 के बीच में। तो उसके लिए हमारे इंडिया ने ऑपरेशन वाइसन चलाया था, और उसके तहत हमने क्या किया था, इसको बहुत जल्दी रिकैप्चर कर लिया था, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर ये चला जाएगा तो बड़े इजीली जो है आपके जो टेररिस्ट है पाकिस्तानी, वो क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सोनामार्ग टनल। न्यूज में थी सोनामार्ग टनल, वहीं से आपके लिए क्वेश्चन डाला गया जोजिला वाला, क्योंकि अगर सोनामार्ग टनल, ये दोनों ही कनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Sonamarg Tunnel, a significant infrastructure project aimed at enhancing connectivity in Jammu and Kashmir, Ganderwal district। तो अभी हाल ही में सोनामार्ग टनल का उद्घाटन किया है जनवरी के ही अंदर, और ये भी क्या करेगी, कनेक्टिविटी को क्या करेगी, बनाए रखेगी, क्योंकि वहां पे भी कनेक्टिविटी क्या होती है ना, कट जाती है। बिल्ड एट अ कॉस्ट कितनी है, 2700 करोड़ का पूरा खर्चा हुआ इसमें, और इसकी लेंथ कितनी है आपकी, 6.5 किलोमीटर टनल। तो दूसरी कितनी थी आपकी जोजिला, वो थी 14.2 किलोमीटर, और ये कितनी है, 6.5 किलोमीटर टनल होगी ये। और ये श्रीनगर और सोनामार्ग को क्या करेगी, वहां पे ऑल वेदर असेस, मतलब कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ गिरे, जो मर्जी हो जाए, पूरा साल आपको क्या करेगा, ये श्रीनगर और सोनामार्ग को कनेक्ट करके रखेगा। नहीं तो पहले ना कनेक्टिविटी कट जाती थी, 6 महीने वहां पे कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, तो अब वो आराम से क्या करेंगे, कनेक्टिविटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has recently become a full member of the BRICS group under the presidency of Brazil in 2025? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले साल 2024 में जितने भी आपके एग्जाम हुए, ब्रिक्स न्यूज में था और ब्रिक्स से क्वेश्चन आए थे आपके बहुत सारे, तो अभी फिर से न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका देश बन गया है जो फुल टाइम मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का। जब आपकी ब्राजील क्या कर रहा था, मतलब प्रेसिडेंसी करे की अभी 2025 की ब्रिक्स की उन्होंने, और जो पिछली बार पता क्या क्वेश्चन आया था, पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जो ब्रिक्स का जो 2024 में हुआ था ना, उसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी, तो वो की थी रशिया ने। रशिया में भी कहाँ हुई थी, कजान के अंदर हुई थी वो। तो इस बारी कहाँ हुई, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड देना मुझे। Which country has recently become a full member of the BRICS group under the presidency of Brazil in 2025? तो ध्यान रखना 2024 में आपकी रशिया ने की थी, और अभी किसने की, ब्राजील ने। तो कौन सा देश है जिसको फुल टाइम मेंबर अभी बना दिया गया है, तो वो है आपका, कौन सा है वो है इंडोनेशिया। चार ऑप्शन दिए आपके पास, अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया, और इसका राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ब्राजील अनाउंसेस इंडोनेशिया एज न्यू फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्राजील ने अनाउंस किया है कि इंडोनेशिया को हम नया फुल मेंबर बना रहे हैं ब्रिक्स का। एंड ब्राजील विच होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिक्स इन 2025। तो ये प्रेसिडेंसी अभी ब्रिक्स की 2025 की कौन करेंगे, ब्राजील करेगा। एंड इंडोनेशिया की जो प्रेसिडेंट है कौन है, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया वैसे भी न्यूज में है, और ऊपर से ये फुल टाइम मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट कौन है। तो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है आपके प्रबावो सुबियांतो जी हैं। और साथ में ये आपको इंडोनेशिया की क्या पता होनी चाहिए, कैपिटल, किसी को पता है तो बता दो। जकार्ता। जकार्ता, ठीक है, आपको वैसे दिख भी रहा होगा यहाँ पे, जकार्ता है। और इसे आर्किपेलागो बोला जाता है। आर्किपेलागो मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर आपका इंडोनेशिया पूरा बना हुआ है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, और इसके प्रेसिडेंट है प्राबोवो सुबियांतो। BRICS has been expanding its membership in recent years. Alongside Indonesia, the bloc also includes Egypt, Ethiopia, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। देखो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपको जैसे ब्रिक हुआ करता था, BRIC ब्रिक, बाद में साउथ अफ्रीका आया तो फिर ब्रिक्स बन गया, फिर धीरे धीरे इसकी मेंबरशिप अब बढ़ती जा रही है रिसेंट ईयर में। अब जैसे इंडोनेशिया है, देन उसके बाद आपके इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, अब ये सब इंक्लूड हो चुके हैं ब्रिक्स के अंदर। तो इस सारी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए ब्रिक्स की। 5 तो आप आइडिया लगा सकते हो नाम से, ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ऐसे साउथ अफ्रीका। अब बाकी अभी अभी जो ताजा ताजा कौन है, इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर बन गया है। और कौन कौन है इसके अंदर, इजिप्ट है आपका, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, और यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये जो ब्रिक टर्म है ये किसने दी थी? इस ब्रिक टर्म का सबसे पहले यूज किया गया था 2001 के अंदर, एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनेल। तो जिम ओनेल ने ये ब्रिक टर्म सबसे पहले यूज की थी 2001 में। टर्म उन्होंने 2001 में यूज की थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है इसकी ब्रिक की? 2009 में, 2009 में। तब तक ये ब्रिक था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने बोला मुझे भी ज्वाइन करवा दो, मुझे भी ज्वाइन करवा दो। बोला अच्छा जी आप भी आ जाओ। फिर बन गया ये ब्रिक्स, BRICS। द फर्स्ट ब्रिक समिट वॉज हेल्ड इन रशिया, ये क्या तेरिनबर्ग इन 2009। देखो जो फर्स्ट ब्रिक समिट था वो कहाँ पे हुआ था आपका? रशिया के ही अंदर हुआ था 2009 में। तो ये का तेरिनबर्ग में हुआ था। रशिया में भी कहाँ पे हुआ था? ये का तेरिनबर्ग में हुआ था। पूछ सकते हैं आपसे, स्टैट का क्वेश्चन बन गया ये आपका। अगर पूछा जाएगा कि 16th ब्रिक्स समिट जो 2024 में हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ? वो भी रशिया में हुआ। टर्न ब्राजील की थी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो ऑलरेडी कुछ कर रहा था, तो बोला रशिया को, बोला आप इस बार ही कर लीजिए। तो रशिया ने चेयरमैनशिप की थी कजान के अंदर ब्रिक्स समिट की, जो 2024 के अंदर हुई। और 2025 की कौन कर रहा है अब? ब्राजील कर रहा है। वैसे तो सीक्वेंस में चलता था, जैसे ब्राजील है, ब्राजील के बाद रशिया की बारी आती है, फिर इंडिया की, फिर चाइना की, फिर साउथ अफ्रीका की, फिर घूम के फिर से ब्राजील की, फिर रशिया की, इस तरीके से होता था। तो बीच में लेकिन अभी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर ब्राजील के ऊपर बहुत सारा बर्डन था। तो बोला ठीक है आप रशिया प्लीज आप कर लीजिए इस बारी 2024 में। बोला ठीक है। फिर बोला अच्छा नेक्स्ट ईयर पक्का फिर आप ही करना। बोला ठीक है नेक्स्ट ईयर मैं ही करूंगा। तो अब 2025 में ब्राजील ही करेगा। 2024 की थीम वैसे तो पुरानी है, अब नए हमें पढ़नी पड़ेगी, पर याद रख लेना आप। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, कि हमने क्या करना है? मल्टीलेटरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जो ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट हो सके और सिक्योरिटी को हम क्या कर सके? बढ़ा सके, जो भी देश इसके अंदर है उन देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल द ई श्रम पोर्टल बी अवेलेबल? तो बोलते जो आपका ई श्रम पोर्टल है, मतलब जहाँ पे श्रमिकों को काम दिया जाएगा, रोजगार जो होंगे आपका, जो जिनको पता नहीं था कहीं पे भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लग जाते हैं, तो उनके लिए ई श्रम पोर्टल बना दिया गया है कि आप वहां पे अपना पूरा डाल दीजिए, आपने क्या किया हुआ है, अपना सब कुछ, और आपको किस तरीके का काम चाहिए। गवर्नमेंट देखेगी, वहां से ऑलरेडी आपको फिर उस हिसाब से काम मिल जाएगा, है ना। देखो ये सब चीजें ऐसी होती है ना, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें हमें पता है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो आम दिहाड़ी लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता इन चीजों के बारे में। तो अपने सराउंडिंग में बताना चाहिए, ताकि उनको उनकी काबिलियत का एटलीस्ट काम तो मिल सके। तो ये हाउ मेनी लैंग्वेज, तो कितनी लैंग्वेजेस में? 22। अब 22 ये कौन सी लैंग्वेजेस है? ये है जो हमारे स्केड्यूल के अंदर है। स्केड्यूल नंबर कौन सा? 8। टोटल कितने स्केड्यूल है? 12 है। जो स्केड्यूल नंबर 8 है उसके अंदर हमारी 22 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं। तो 22 जो स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ही आपका पूरा का पूरा ई श्रम पोर्टल क्या अवेलेबल होगा, उन 22 भाषाओं के अंदर। जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है कि इसमें क्या होगा, जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर होंगे वो कवर किए जाएंगे। कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले होते हैं, कोई माइग्रेंट वर्कर है, कोई कहाँ से आ गए हुए हैं दूसरी जगह काम करने, या गिग प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं, या कुछ और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं। तो उनको उसके हिसाब से फिर उनको काम दिया जाएगा, जिस फील्ड में जिसकी क्या होगी, ख्याति होगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? ये पता होना चाहिए आपको। देखो पहले मतलब मैंने ऐसे याद रखा हुआ था, क्योंकि पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे ये। तो अब आपको पता कैबिनेट चेंज हुई, तो कैबिनेट में कुछ तो रहे हैं जो आपके पहले थे, उनको वही दिया गया दोबारा से। लेकिन जो मनसुख मांडविया है ना, इनका चेंज कर दिया है। पहले तो ऐसे याद रखा था कि मनसुख तो तनसुख, मतलब कि तन मतलब हेल्थ। तो अगर ये हेल्थ मिनिस्टर थे, लेकिन अभी ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। अब ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनाया। अब बोला आपने बहुत मतलब कि क्या हुआ, हेल्थ में बड़ा सुख दे दिया, अब आप करिए कि ये जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट है इन बेचारों की तरफ भी सोचिए, उनका उनके तन को भी सुख दीजिए, है ना। नहीं तो वो पूरी पूरी दिन दिहाड़ी लगाते हैं, परेशान होते हैं, थक जाते हैं। तो अब इन्हें दे दी गई है मिनिस्ट्री कौन सी? लेबर और एम्प्लॉयमेंट की। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया लॉन्च्ड multilingual functionality on the e-shram portal to provide seamless access to various government schemes for unorganized workers. The previous version was available only in English, Hindi, Kannada and Marathi. जो देखो ये भी पता होना चाहिए आपको। अभी तो चलो हो गया कि जो आपकी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर बोल दिया कि ठीक है वो उनमें अब मिल जाएगा पूरी की पूरी फैसिलिटी। लेकिन अब पहले कौन कौन सी थी? पहले थी सिंपल, एक तो हिंदी इंग्लिश, दो कौन सी थी? मराठी और कन्नड़। अब आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने 2-3 यूजर लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़ ली। हमने एक लैंग्वेजेस पढ़ी थी कि 11 लैंग्वेजेस हमारी क्या है? क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, P2 MBA वाला, पाली, प्राकृत, और MBA से क्या था आपका? मराठी था, और बी से क्या था आपका? बोलो। बंगाली। ठीक है, और ए से क्या था? पता नहीं।
असामीज था, है ना। उसके वो 5 थी जो नई अभी ऐड हुई हैं, मराठी न्यूज में थी तो पांचों की पांचों न्यूज में आ गई। तो फिर उसके बाद आपकी 6 कौन थी जो पहले की थी? वो थी पूरी साउथ इंडिया की, बता दो फटाफट से कौन कौन थी। तमिल थी, तेलुगु, तमिल, ठीक है। ओडिया, एक तो कन्नड़, यहीं पे सामने है, हाँ जी, कन्नड़, संस्कृत, संस्कृत, एक बच गई, मलयालम। तो ये थी आपकी 6, और सबसे पुरानी जो है वो थी आपकी तमिल 2004 में, और 2005 में किसको दिया गया था? आपकी संस्कृत को। तो अबाउट ई श्रम पोर्टल के बारे में क्या बोला गया? एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो सपोर्ट और एम्पावर करेगा जो भी आपके अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स है उनको। और 26 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। अब पता होना चाहिए ये कब किया गया था, 26 अगस्त 2021 को। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनको इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर लाया जाए, उनके लिए जो पॉलिसी बनाई होती है उनको वो मिले, उन तक पहुंचे। वो कोई एग्रीकल्चर फील्ड से है या डोमेस्टिक वर्क से, स्ट्रीट वेंडिंग है, उनको उनकी फील्ड का अच्छे से काम दिया जाए, है ना, ताकि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब उनके डायरेक्ट खातों तक उनको फिर क्या हो सके, डिजिटली पेमेंट भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज वरुण। तो एक्सरसाइज वरुण होती है 2 देशों के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ये 2001 से ये कंडक्ट हुई थी, ठीक है। तो आपसे 2 स्टेटमेंट दिया, आपने बतानी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि एक्सरसाइज वरुण एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, हाँ नेवी की ही एक्सरसाइज है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आप सोचोगे वरुण वरुण मतलब कि आप क्या कर रहे हो, हवा में वायु देवता की बात कर रहे हो, नहीं। तो एयरफोर्स मत कर देना, ये नेवी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, और इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रहे हैं। वरुण देवता आ रहे थे, ठीक है, वो इंडिया से जा रहे थे फ्रांस की तरफ, और फ्रांस वो फंस गए। वो फांस फांस होती है ना, ऐसे वो तार सी होती है, उसमें वो फंस गए, फांस हो गए, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन जा रहे थे? वरुण देवता, तो वो फंस गए। तो इंडिया और फ्रांस से रख लेना, फ्रांस से याद, इंडिया और फ्रांस और वरुण। एक्सरसाइज और नेवल एक्सरसाइज है, 2001 से ही ये कंडक्ट होती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है कि जो 2024 का एडिशन हुआ था इस एक्सरसाइज का, वरुणा का, वो कहाँ पे हुआ? वो मेडिटेरियन सी में हुआ, आपको भूमध्य सागर में हुआ। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोले अराइव्स इन गोवा फॉर नेवल एक्सरसाइज वरुणा। तो फ्रांस की तरफ से कौन सा एयरक्राफ्ट आया था? कैरियर चार्ल्स डी गोले। याद रहेगा, वैलेंट नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, बट एक बार रीड कर लेना, जिससे अगर अगर आ गया बाई चांस तो आपको पता हो। चार्ल्स डी गोले। तो गोवा में वो पहुंच गया नेवल एक्सरसाइज वरुणा के लिए। एक्सरसाइज वरुणा 2025 इज द 42nd एनुअल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच नेवी। और अभी जो होगा ना आपका, वो 42nd नंबर का आपका एनुअल नेवल एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज वरुण, जो 2025 के अंदर होगी, जिसमें ये क्या करेंगे, इंडिया फ्रांस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसको बूस्ट करने की बात करेंगे, ऑपरेशनल जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर काम करेंगे। और ये एक्सरसाइज हो रही है आपकी, कंडक्ट की जा रही है अरेबियन सी ऑफ द इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। तो वो ऊपर जो पढ़ा हमने वो 2024 का था, मेडिटेरियन सी का। अभी हम बात कर रहे हैं 2025 की। तो 2025 की कहाँ पे हो रही है आपकी? अरेबियन सी में। तभी बोला गोवा में पहुंच गई है ना, क्योंकि अरेबियन सी की तरफ को है आपका, ये है ना आपका इंडिया, हमारा प्यारा भारत ये है। तो यहाँ पे गोवा है, तो यहाँ पे कौन सा सी होता है? अरेबियन सी तो होता है हमारा यहाँ पे। तो द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन द अरेबियन सी ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। तो इंडिया का वेस्ट कोस्ट ही है ये वाला आपका। टाइमलाइन एंड लोकेशंस, तो फ्रेंच सीएसटी विल विजिट गोवा एंड कोची स्टार्टिंग 4 जनवरी 2025। अच्छा, 4 जनवरी आ गया यहाँ पे, तो 4 जनवरी को फटाफट से कोरिलेट करिए। हमने 4 जनवरी को एक डे पढ़ा है, कौन सा डे होता है 4 जनवरी को? ब्रेल डे। ब्रेल डे, ठीक है। एज पार्ट ऑफ मिशन क्लीमैन Q25। फिर एक्सरसाइज एरिया कंडक्टेड इन अरेबियन सी ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। अब पार्टिसिपेंट याद रख लेना आपने, फ्रेंच नेवी और इंडियन नेवी। तो बस इंडिया फ्रांस के बीच में होता है, नेवी के बीच में होता है, इतना काफी है। इनके शिप्स वगैरह कहाँ याद रहेंगे इतने सारे, तो ये रहने दीजिए। उसके बाद कुछ और भी होती है इनके बीच में, जैसे वरुण को ही देख लेते हैं, इसका स्टैटिक पार्ट क्या है। एक तो ये बायलेटरल आपकी नेवल एक्सरसाइज है, मतलब 2 देशों के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। और एनुअल जो नेवल एक्सरसाइज हुई थी ये इन 2 नेवी के बीच में शुरू, तो वो हुई थी 1993 में। और इसका नाम बाद में जो वरुण नाम पड़ा है वो पड़ा है 2001 में। तब हमने ऊपर जो ऑप्शन देखी थी आपकी स्टेटमेंट, वहां पे 2001 लिखा था। एक्चुअल में ये नॉर्मली जब बिना नेम के हो रही थी तभी 1993 में स्टार्ट हुई थी। और जो नेम पड़ा है इसका वरुणा 2001 में पड़ा है। 2024 का एडिशन मेडिटेरियन सी में हुआ, और 2025 का कहाँ पे हो रहा है? बोलो। अरेबियन सी। अरेबियन सी में, ठीक है। फिर कुछ और भी एक्सरसाइज होती है इंडिया फ्रांस के बीच में, जैसे कि
इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में, और इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी के बीच में। तो गरुड़ है, गरुड़ क्या कर रहे हैं आपके, उड़ते उड़ते कहाँ चले गए, फ्रांस। इंडिया के गरुड़ कहाँ चले गए, उड़ते उड़ते फ्रांस। तो उड़ रहे हैं हवा में, तो एयर एक्सरसाइज होगी आपकी, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, वो फ्रांस जा रहे थे, वो भी बेचारे फंस गए। बोला इन्होंने तो वरुणा नेवी से जा रहे थे, तो वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे भी फ्रांस में इन्होंने फंसा दिया। अब मैं ऊपर से हवा में उड़ के जा रहा था, तब भी मुझे फंसा दिया। अब रही बात शक्ति की, तो फिर आर्मी ने बोला कोई बात नहीं गरुड़ और वरुणा, आप लोग तो फंस गए, हम तो क्या कर सकते, थल सेना है, हम तो आर्मी वाले हैं, हम तो चुपचाप से निकल जाएंगे। और वो भी बेचारे आगे, जब वो आपकी बॉर्डर वाला एरिया होता है वहां पे क्या हो गया, वो फंस गए। तो फ्रांस, तो वैसे रख लेना याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सर्वे पब्लिश्ड इन नेचर एजिंग मेडिकल जर्नल। तो जो नेचर एजिंग आपका मेडिकल जर्नल है, उस रिलेटेड कुछ सर्वे हुआ है, तो उसमें बताया गया कि इंडिया का क्या रैंक रहा है, नंबर 1, 2, 3 पे कौन रहा है। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बोलते इस सर्वे के अकॉर्डिंग नेचर एजिंग की बात की गई है। इंडिया का रैंक रहा है 123 इन इट्स रेडीनेस टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन। बोलने का मतलब है, देखो आपको पता है कि हमारा प्यारा भारत कैसा है, यहाँ पे आपको ओल्ड पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। हमारे कैसे हैं, जो यंग पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा है, 25 साल के बहुत ज्यादा मिलेंगे देखने को, है ना, अंडर 35 बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो हम अगर 123 नंबर पे हैं अभी, तो क्या हो गया, क्योंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन है नहीं, तो उनको क्या चैलेंजेस उनके टैकल करना। हम बोलते हैं तो बड़ा टाइम है, हमारी तो जनरेशन ही यंग है, तो ये जब तक बूढ़े होंगे, अभी तो हमें क्या करने की जरूरत है, इनको काम देने की जरूरत है, इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है, इनको रोजगार देने की जरूरत है, ना कि इनके लिए कुछ पहले से, अभी तक बेचारे बूढ़े हुए हैं नहीं और पहले ये सब करें हम। तो हम 123 नंबर के ऊपर हैं। तो ये नहीं सोचना कि रैंक बहुत खराब है, तो रैंक ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ही हमारी यंग है। तो हम क्या करेंगे नेचर एजिंग मेडिकल जर्नल का। फिर उसके बाद है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड डेनमार्क, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिल्कुल ठीक है। नंबर 1 पे आपका स्विट्जरलैंड रहा है, नंबर 2 पे नॉर्वे रहा है, और नंबर 3 आपका डेनमार्क रहा है। और इंडिया तो वैसे भी पूरे वर्ल्ड का सबसे सबसे यंग कंट्री है, मतलब सबसे यंग पॉपुलेशन हमारे इंडिया में देखने को मिलेगी, और जापान में वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग देखने को मिलेंगे आपको। तो स्विट्जरलैंड नंबर 1, नॉर्वे नंबर 2 एंड डेनमार्क नंबर 3। तो इसकी ट्रिक अगर नो स्वीट फिन होती तो चलो हो जाता स्विट्जरलैंड 1, ऐसे याद रखने ना, स्विट्जरलैंड नो डन, स्विट्जरलैंड कोई ट्रिक नहीं आ रही है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, नॉर्वे सेकंड पे, डेनमार्क थर्ड नंबर पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। बस उनके लिए मतलब हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, जो भी आपके काफी बुजुर्ग हो गए हैं तो उनके लिए बनाने की जरूरत है। तो हमने बोला हमें नहीं है अभी इतनी जरूरत। द स्टडी नेचर एजिंग वाज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NUS एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो इनके द्वारा ये रिसर्चर जो थे आपके सिंगापुर यूनिवर्सिटी के थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, इन्होंने मिलकर क्या किया, पूरा ये सर्वे कंडक्ट किया था। एंड डेवलप्ड ऑन न्यू मेजर द ग्लोबल एजिंग टू असेस द प्रिपेयरनेस ऑफ 143 कंट्री। कम से कम इन्होंने 143 देशों की पूरी क्या किया, सर्वे किया, जिसमें इन्होंने बोला कि 95.4% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ पॉपुलेशन एजिंग। तो कम से कम आपकी वर्ल्ड की जो 95.4% पॉपुलेशन वो क्या कर रही है, टैकल कर रही है इनको, पॉपुलेशन एजिंग को, चैलेंजेस को फेस कर रही है। द स्टडी एग्जामिन्ड 5 की डोमेन्स। तो इसमें 5 चीजें देखी जाती हैं, वेलबींग, प्रोडक्टिविटी एंड एंगेजमेंट देखी जाती है, इक्विटी देखी जाती है, कोहेजन देखा जाता है, और सिक्योरिटी देखी जाती है। और स्विट्जरलैंड रहा नंबर 1 पे। बोलते हम तो बहुत बढ़िया इंतजाम कर रहे हैं, अपने जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए बहुत अच्छे से हमने हर चीज मतलब उनके लिए अरेंज किए, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसी वगैरह बनाई है हमने। पॉलिसी तो हमने भी अच्छी बनाई है, लेकिन हमारे यहाँ पे है नहीं इतने, मतलब ना बुजुर्ग नहीं है। ओके, नेक्स्ट, who did Victor Joseph T replace as the project director for the GSLV MK3 LVM3 प्रोजेक्ट। तो जो विक्टर जोसेफ है उन्होंने अभी हाल ही में किसको रिप्लेस किया है, और वो बन गए हैं डायरेक्टर GSLV MK3 प्रोजेक्ट के। देखो GSLV ना, ये जब हमने बहुत हैवी सैटेलाइट्स भेजनी होती है ना, तब हम GSLV का यूज करते हैं, जैसे जियो सिंक्रोनस जो लॉन्च व्हीकल होते हैं तब हम उनका यूज करते हैं। जनरली हम PSLV का यूज करते हैं या SLV का यूज करते हैं। जैसे अगर स्पेडेक्स की बात करो, जिसमें हमने 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, हमने ना सिमिलर 2 आइडेंटिकल क्या किए थे, हमने स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, और उनको हमने यहाँ से अलग अलग भेजा, लेकिन ऊपर हम इन्वायरमेंट में, मतलब सॉरी स्पेस में हमने उनको क्या कर दिया था, डॉक कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे GSLV का यूज हो रहा है। इसका मतलब कि काफी क्या होते हैं आपके जो बहुत हैवी सैटेलाइट्स होती है ना, उसके लिए हम GSLV का यूज करते हैं। तो इसके डायरेक्टर कौन बन गए हैं आपकी GSLV MK3 प्रोजेक्ट के, जिसको हम LVM3 भी बोलते हैं। तो ये बन गए हैं विक्टर जोसेफ। तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने वीना एपी को किया। अब ये जो एपी जी है ना, बस वीना ही बजाते रहते थे। बोला यहाँ पे इतनी हैवी हैवी सैटेलाइट्स हमने भेजनी है और आप वीना बजाते रह रहे हो, ऐसे नहीं, हमें विक्ट्री चाहिए।
बाकी देश देखिए कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमें विक्ट्री चाहिए तो हमें नहीं चाहिए वीणा बजाने वाले, आप जाइए, हम विक्टर जी को रख रहे हैं। तो विक्टर जोसेफ टी, न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर LVM-3 व्हीकल एट VSSC, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है आपका। तो ये बन चुके हैं आपके न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ टी। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है आपका? ये है तिरुवनंतपुरम के अंदर। द GSLV MK3 व्हीकल इज नाउ नोन एज द LVM-3, तो इसको LVM-3 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम याद रखने हैं आपने, GSLV MK3 एंड LVM-3। और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन बन गए हैं आपके? विक्टर जोसेफ। अच्छा, अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने मुझे बता देना है, या तो कमेंट सेक्शन में करना है या फिर अभी भी कर सकते हो आप, मतलब कमेंट में, कि आपने मेरे को बताना है कि किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है और किसको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ही रिप्लेसेस विना एपी, तो इन्होंने विना एपी को रिप्लेस कर दिया है। तो बेसिक डिटेल देख सकते हो आप LVM-3 की, जैसे कि कैटेगरीज में मीडियम टू हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होते हैं, पेलोड कैपेसिटी जिनकी कम से कम, जैसे कि GTO हो गया आपका, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अगर आपने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजना है तो कम से कम 4000 kg के जो भी आपके होंगे सैटेलाइट्स उनको ये कैरी कर सकते हैं। और अगर आपने लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है तो कम से कम आप 8000 kg के जो हैवी सैटेलाइट्स क्या कर सकते हो, भेज सकते हो इससे। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट LVM-3 मिशन कौन कौन है ये हमें पता होने चाहिए। देखो, LVM-3M1 जिसके अंदर हमने चंद्रयान-2 जो मिशन था हमारा, जो कि कब लॉन्च किया था हमने? 22 जुलाई 2019 को, है ना, ये याद होना चाहिए सब कुछ। पेलोड क्या था आपका? चंद्रयान-2। रिमार्क, इंडिया सेकंड लूनर मिशन था ये। भारत का लूनर वर्ड हम यूज करते हैं मून के लिए, सोलर वर्ड यूज हम करते हैं सन के लिए। जैसे कि आदित्य L1 था, वो सोलर मिशन था, सोलर सैटेलाइट थी। तो इंडिया सेकंड लूनर मिशन इंक्लूडिंग एन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। तो क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? एक ऑर्बिटर होता है, एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है। चंद्रयान-2 में भी यही चीजें थी। फिर उसके बाद LVM-3M2 आया, वन वेब इंडिया 1 मिशन। इसको लॉन्च किया था हमने 23 अक्टूबर 2022 को। तो पेलोड वन वेब जनरेशन 1 का सैटेलाइट था। रिमार्क, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च ऑफ द LVM। ठीक है, तो LVM-3 से ये क्या था? भारत का पहला कमर्शियल लॉन्च था ये। कौन सा? वन वेब जैन 1 सैटेलाइट। तो ये आपकी फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च थी LVM की, मतलब जिसको हमने इतने हैवी सैटेलाइट से भेजा था। फिर है आपका LVM-3M4 का चंद्रयान-3 मून मिशन, जिसमें हमने अपना बहुत सक्सेसफुल रहे हम लोग, जिसमें चंद्रयान-2 में तो नहीं रहे थे। तो लॉन्च डेट क्या थी हमारी? 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया था। पेलोड क्या था हमारा? चंद्रयान-3। एंड रिमार्क्स, इंडिया का 3rd लूनर मिशन था ये, और इसका एम क्या था? एक्सप्लोरिंग द मून सरफेस, जिसमें हम सक्सेसफुल भी रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP लॉन्च द एम्पावर विज सपनों की उड़ान इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद विच रिटेल चेन। तो एक वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने लॉन्च किया है एम्पावर विज, मतलब वीमेन को क्या करना है? एंटरप्रेन्योर बनाना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने क्या किया? लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? एम्पावर विज सपनों की उड़ान। तो उसके लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो उन्होंने बोलते किसके साथ कोलैबोरेशन किया, किसके साथ हाथ मिलाया और बोला हम मिलके करेंगे, तो वो है आपका न्यू शॉप। तो न्यू शॉप के साथ इन्होंने क्या किया? मिलके ये कोलैब स्टार्ट किया है, आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसका नाम है एम्पावर विज सपनों की उड़ान। एम्पावर विज एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, द विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, हमने पहले भी पढ़ा है ये। लॉन्च एम्पावर विज सपनों की उड़ान इन पार्टनरशिप विद न्यू शॉप, इंडियाज कन्वीनियंस रिटेल चेन अंडर इट्स अवार्ड टू रिवॉर्ड 8-year program. It will offer mentorship and comprehensive training covering retail management and digital tools, financial literacy and business development of aspiring women entrepreneurs. जो भी आपकी women entrepreneurs हैं और जो इसमें फील्ड में अच्छे से काम कर रही हैं, उनको क्या करना है? एक तरह से mentorship प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, रिटेल मैनेजमेंट के बारे में बताना है, तो डिजिटल टूल्स प्रोवाइड करने हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है, तो उनके ऊपर काम किया जाएगा। तो इसके लिए कोलैब किया है इन्होंने न्यू शॉप के साथ। तो और एम क्या इसका? टू क्रिएट अ रोबस्ट रिटेल इकोसिस्टम दैट एम्पावर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सिंपल सा है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है ना, उनको एम्पावर करने की बात की गई है, तो उसके लिए इन्होंने न्यू शॉप के साथ मिलकर ये कोलैब किया है। और इस इनिशिएटिव के अंदर जो 50 पार्टिसिपेंट है, जो 18 से 35 साल की हैं, वो सिलेक्ट की गई हैं। तो 50 पार्टिसिपेंट इन्होंने विमेन कर भी ली है पार्टिसिपेट, इसके लिए मतलब आपकी सेलेक्ट भी कर दी है। 18 से 35 साल के बीच की हैं ये।
Top 20 of these participants will receive a 100% waiver on new shop franchises fees, empowering them to own and operate their retail business. सब कुछ ये है। और ये प्रोग्राम आपका जो लॉन्च हुआ था कौन सी वीमेन के लिए, जैसे कि दिल्ली एनसीआर की हैं, जो भी आपकी वीमेन वहाँ की एंटरप्रेन्योर हैं, या पंजाब वाली हैं, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फोसिस प्राइस 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। एक प्राइस है इन्फोसिस प्राइस, तो बोलते हैं उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिया, आपने बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि जो नीना गुप्ता है उनको प्राइस दिया गया है आपका एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में। बिल्कुल ठीक है, मैथमेटिशियन है आपकी नीना गुप्ता। ये इनको ना एक मैथ की फील्ड का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो भी इनको दिया गया है। और ये जो अवार्ड होते हैं ये दिए जाते हैं जो 40 साल से कम होते हैं। ठीक है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इन्फोसिस प्राइस 2024 वर रिवाइज्ड टू ऑनर रिसर्चर्स ओवर द एज ऑफ 40। तो अभी मैंने आपको बताया स्टेटमेंट गलत होगी, इन्होंने बोला ओवर द एज नहीं होना था, यहाँ था अंडर द एज ऑफ 40। Each winner of the Infosys Prize 2024 received a gold medal, a citation and a purse of आपका $1 लाख। तो इसके अंदर दिया जाता है आपका ये गोल्ड मेडल, सिटेशन और $1 लाख दिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत होगी क्योंकि इन्होंने ओवर द एज लिखा है, लेकिन इसमें 40 साल से नीचे वालों को दिया जाता है, अंडर द एज ऑफ 40 होना था। The Infosys Science Foundation celebrated outstanding achievement in आपका research and innovation by awarding the Infosys Prize 2024 to 6 scholars during a facilitation ceremony। जब इनकी felicitation ceremony चल रही थी तो उस टाइम इन्होंने क्या किया, जो 6 scholars है उनको ये अवार्ड दिया है Infosys Prize 2024 का। तो वो आपने ध्यान रखना है कि वो कौन कौन है। और ये जो Infosys Science Foundation है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो इन्होंने अवार्ड बनाया 2009 में, और गोल्ड मेडल दिया जाता सिटेशन और $1 लाख आपके डॉलर। तो ये हैं आपकी वो 6 जिन्हें दिया गया है। तो 6 डिसिप्लिन्स और कौन कौन है आपके, ये है चंद्रशेखर जी, श्याम गोलाकोटा जी, महमूद कोरिया, वेदिका खेमानी, नीना गुप्ता एंड कामत। तो जो अरुण चंद्रशेखर हैं ये आपकी इकोनॉमिक की फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस से हैं श्याम गोलाकोटा, एंड ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस से हैं महमूद कोरिया, लाइफ साइंस से हैं आपके सिदेश कामत, देन मैथमेटिकल साइंस से है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिजिकल साइंस से है आपकी वेदिका खेमानी। वैसे तो सारे के सारे याद रहने चाहिए ये 6 के 6, लेकिन नीना गुप्ता आपने मेजरली याद रखनी है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसके लिए कुछ ट्रिक बनाऊंगी जिससे हमें इजीली याद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution will host the first infectious disease research and diagnostic laboratory IRDL in South India? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो बोलते पहली बार साउथ इंडिया का वहां पे फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी बनने जा रही है? तो वो बन रहा है आपका, सॉरी एक सेकेंड मेरा गला सूख गया। तो वो बन गया है आपका बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और BMCRI जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, BMCRI टू सेट अप साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि इंडिया की फर्स्ट नहीं है, ये साउथ इंडिया का फर्स्ट है। जो भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज होंगी उससे रिलेटेड ये रिसर्च करेंगे, तो उससे रिलेटेड उन्होंने लैब वहां पे बनाई है बेंगलुरु के अंदर। ये है आपकी बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहीं पे ये लैब भी एस्टेब्लिश की है। तो BMCRI will host the Indian Council of Medical Research ICMR first infectious disease research and diagnostic laboratory in South India. This will be a part of 7 proposed IRDLs being set up across the country. Next question, what temperature range can the DRDO developed HimKwach multi-layer clothing system withstand? ये बहुत न्यूज में रहा और ये इंपॉर्टेंट भी है। DRDO ने क्या बोला देखो ये जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के अंदर, जो भी हमारे पर्सोनल होते हैं, इनको ना बहुत हार्श इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है, तो इनको कैसे बचाएं हम? DRDO ने बोला कोई बात नहीं, अब हिम मतलब कि बर्फ से बचाना है ना, हिम, तो हिम कवच बनाते हैं इनके लिए। तो मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है वो, तो वो उनको प्लस 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना टेम्परेचर भी याद होना चाहिए। ये है देखो, ये इस तरीके के बनाए हैं इन्होंने। The DRDO has introduced the HimKwach multi-layer clothing system, specially designed to provide optimal protection in extreme cold weather conditions for temperature range आपका 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस।
अब मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। आप मुझे बताओगे डीआरडीओ डे कब मनाते हैं हम लोग? हिंट भी दे दी मैंने आपको कि एक तो हम जनवरी का महीना पढ़ रहे हैं और बोले जनवरी का महीना, इसी महीने में मेरा क्या होता है, मैं फाउंड हुआ हूँ और मैं कुछ काम ना करूं, डीआरडीओ बोल रहा है। बोलते क्यों ना हम हिमकवच बनाते हैं, तो इन्होंने फिर हिमकवच बनाया। अब बताओ मुझे आप डीआरडीओ डे कब होता है? 1 जनवरी। 1 जनवरी को होता है, ठीक है। द इनोवेटिव क्लोथिंग सिस्टम, बस ये क्या करेगा, हर तरह की कंडीशन से उनको बचाएगा, कोल्ड वेदर से, कोई भी किसी तरीके के उन्होंने ऑपरेशन वगैरह करने हिमालयन रीजन के लिए ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इतना ही करो, इतना ही करो। 46 हुए ना, 50 कर लेते हैं कंप्लीट। 20 हो जाने, आज 16 तो हो गए। काफी तो हो गया मैम। काफी हो गया, मैं तो चाह रही थी कि कंप्लीट हो जाए तो ठीक रहेगा। कोई बात नहीं मैम। अच्छा ठीक है, तो यहीं तक करते हैं। वैसे अब ना ये वाली न्यूज थी आपकी, ये एक बिल्कुल छोटी सी न्यूज है। उसके बाद आपका, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने भी इसमें, तो फिर ये तो लास्ट है तो इसी को कंप्लीट कर लेती हूँ, एक ही क्वेश्चन बचा ये, मुझे ध्यान ठीक रहा है, मैंने कर लो। 50 किए हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है ना, देखो हमें अभी जनवरी का पूरा मंथ का कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर फरवरी भी करना है, मार्च भी करना है और पीछे ये भी करना है, तो थोड़ा सा फिर पता क्या किया करो, देखो याद तो नहीं रहता इतना सब कुछ, उसके लिए बेस्ट है कि आप ऐसा करो कि यही वाली जो होती है ना दोबारा से क्या बोलते हैं, वीडियोस इसकी देख लिया करो 1.5x की स्पीड पे, या जिस भी स्पीड पे आपको मतलब ठीक रहता है, बार बार सुन के ही याद हो जाता है फिर। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच केंद्रीय विद्यालय वॉन फर्स्ट प्लेस एट द नेशनल लेवल इन द 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2023-24? तो 2023-24 के लिए जो आपका कौन सा केंद्रीय विद्यालय है जिसने फर्स्ट प्लेस जीता है आपका नेशनल लेवल पे, जो आपका नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन हो रहा था 34वें नंबर का, उसमें कौन से केंद्रीय विद्यालय ने फर्स्ट प्लेस जीता है? तो वो है आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईआईटी खड़गपुर। तो कौन है वो? आपका आईआईटी खड़गपुर का सेंट्रल स्कूल, तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, ये फोटो भी लगी है यहाँ पे साथ में। The prize distribution function of the 34th National Youth Parliament Competition 2023-24 for Kendriya Vidyalaya was held here at GMC Bala Yogi Auditorium, Parliament Library Building, Parliament House Complex, New Delhi। तो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ ये, और वहां पे इनको क्या किया, अवार्ड दिया गया। द स्टूडेंट्स ऑफ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईआईटी खड़गपुर कोलकाता रीजन इज जोन विच स्टूड फर्स्ट, तो ये आपके कोलकाता रीजन के अंदर आते हैं इस जोन में। तो आईआईटी खड़गपुर जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है उनके स्टूडेंट्स को दिया गया ये अवार्ड, जो पहले नंबर पे रहे। और किरण रिजिजू जी हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। तो ये भी ध्यान रखना है, जो किरण रिजिजू जी है ना, इनका भी ना मिनिस्ट्री बार बार चेंज हो रही है। पहले इनकी मिनिस्ट्री थी, लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे, लॉ के बाद अब इनको बना दिया गया है माइनॉरिटी अफेयर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। तो ये ध्यान रखना है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर बन गए अब हमारे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है आपका खत्म। अब मेरी कोशिश है कि अब हम पूरा हफ्ता किया करेंगे सीए, बाकी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।